नमस्कार दोस्तों। संडे का दिन स्पेशल बात और स्पेशल बात महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति पिछले कुछ समय से नेपथ्य में चली गई है, बैकग्राउंड में चली गई है। लोग महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में सोच नहीं रहे हैं। सबको लग रहा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना, एकनाथ शिंदे का जो गुट है उसकी और बीजेपी की सरकार बन बन गई है और सब अपना आप ठीक ठाक हो गया है। लेकिन नहीं नहीं नहीं, एमवीए याद है आपको, जिनकी सरकार चली है यहाँ पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, यूबीटी। यूबीटी उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट। अब तो चूंकि शिवसेना के दो पार्ट हो चुके हैं तो ये एक छोटे वाला गुट है जिसके साथ कोई नहीं है। इन सब की राजनीति अभी भी चल रही है। अभी भी एमवीए को ये लग रहा है कि अगर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी से जीतना है तो हमें लगातार प्रयास करते रहना होगा। हालांकि अब ईडी, सीबीआई, इनकी जो स्पीड थी वो थोड़ी सी कम पड़ गई है महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में दो बड़े नेता इनके पहले से ही अंदर जा चुके हैं। तीसरे गए थे अंदर, बाहर आ गए। संजय राउत, अनिल देशमुख और नवाब मलिक पहले से ही अंदर हैं। तो अब ये लोग सीधे डायरेक्ट पंगे में नहीं पड़ना चाहते। और एमवीए के जो तीनों घटक दल हैं महाराष्ट्र में, वो इस समय उस राह पर चल पड़े हैं कि हमें किसी भी तरीके से ये लोगों को जताते रहना पड़ेगा कि वी आर स्टिल वन, हम अभी भी एक हैं, यूनाइटेड हैं। तो हमारी इस एकता का परिचय समय समय पर हमें देना होगा। अब देखिए, एक छोटा सा मुद्दा हो गया। भगत सिंह कोश्यारी के मुंह से कहीं पर यह निकल गया एक बातचीत में, वैसे ही कैजुअली बातचीत में, कि शिवाजी महाराज जो है वो पुराने ज़माने के प्रतीक हो गए हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम गर्व कर सकते हैं। तो उन्होंने ये कहीं नहीं कहा था कि शिवाजी महाराज की कोई वैल्यू उन्होंने कम कर दी हो, लेकिन इस पर बहाना मिल गया इन सबको और ये सब चले हैं बवाल मचाने के लिए। और कल जो हुआ संडे में, सैटरडे में आपको बताता हूँ मैं। कल हुआ ये कि एक हल्ला बोल रैली इन्होंने एक आयोजित की। महाराष्ट्र का जो विपक्षी गठबंधन है, महाविकास अघाड़ी, एमवीए जिसको कहते हैं, उसमें शिवसेना, यूबीटी, यूबीटी बार बार इसलिए कह रहा हूं कि उद्धव बाला साहब ठाकरे वाला जो गुट है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी, शरद पवार साहब की पार्टी, और कांग्रेस, इन्होंने एक हल्ला बोल प्रदर्शन मार्च निकाला। और ये प्रदर्शन मार्च जेजे अस्पताल से लेकर सीएसएमटी तक चला। सीएसएमटी यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस तक, और वहाँ पर जाकर ये ख़त्म हुआ। वहाँ पर एक बड़ी सभा का भी आयोजन किया गया। मंच पर शरद पवार और सब नेता मौजूद रहे। उद्धव, इसमें खास बात क्या थी, देखिए बहुत बड़ी खास बात बता रहा हूँ आपको। उद्धव ठाकरे सबसे ज़्यादा परेशान हैं एमवीए के बाहर हो जाने से, और पूरे परिवार के साथ इसमें थे। उद्धव ठाकरे भी थे, उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे भी मैं चलती हुई नजर आई मार्च में। उनका बेटा आदित्य ठाकरे और छोटे वाला बेटा तेजस ठाकरे, वो भी मौजूद रहा, जो अब तक कहीं नज़र नहीं आता था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि शिवसेना का जो राजे महाराजाओं वाला ये परिवार था, जो शाही परिवार था, आज सड़कों पर उतर रहा है और मांग कर रहा है कि कोश्यारी को हटाया जाए, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को हटाया जाए। मार्च एक दोपहर के करीब शुरू हुआ और भाई खाला स्थित जेजे अस्पताल है वहाँ से शुरू हुआ, और दक्षिण मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जिसको सीएसएमटी कहते हैं, उस पर जाकर समाप्त हुआ। और वहाँ पर एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें शरद पवार और सुप्रिया सूले, छगन भुजबल, अजीत पवार, संजय राउत, आदित्य ठाकरे, नाना पटोले जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वहाँ के, ये सब लोग शामिल हुए। और इसमें भारी पुलिस फोर्स लगाई गई थी। और इसमें एमपीए के लोगों ने यह दावा किया कि हमने 1.5 लाख लोगों के साथ प्रदर्शन किया, जबकि इस प्रदर्शन में जो पुलिस का रिकॉर्ड है उसने बताया है कि 75,000 लोग मुश्किल से मौजूद थे। और ये मुंबई का मार्च था और इसमें पूरे महाराष्ट्र से लोग बुलाए गए थे। तो आप यू कैन इमेजिन कि तीनों दल मिलकर पूरे महाराष्ट्र से 70-75,000 लोग ही जुटा सके जो इस मार्च में चल सके। इस मार्च की जो खास बात थी, इसमें मैं आपको बताऊं कि शरद पवार ने जो अपना संबोधन किया, उन्होंने कहा कि सरकार में जो लोग हैं इस समय वो महाराष्ट्र का अपमान कर रहे हैं, गवर्नर को हटाया नहीं गया है, और छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हुआ है। और उन्होंने कहा कि मैं 55 साल से राजनीति कर रहा हूँ महाराष्ट्र की, लेकिन जितना बड़ा प्रदर्शन आज मैंने देखा है इतना कभी नहीं हुआ। तो शरद पवार साहब, अब मुझे लगता है कि आपका रिटायरमेंट का समय आ गया है। इसके अलावा एमबीए के कुछ दलों ने
एकनाथ शिंदे की और फडणवीस की जो सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, इस पर भी उंगलियां उठाई। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के साथ एक सीमा विवाद चल रहा है, कुछ गांव हैं, 14-15 गांव हैं, उन्हें कर्नाटक में शामिल करना है या फिर महाराष्ट्र में शामिल करना है। ये पुरानी कंट्रोवर्सी है और अभी इस बारे में सर्वे भी आया कि उन 14 गांवों के लोग कर्नाटक में मिलना चाहते हैं। और ये विवाद आज का नहीं है, ये 50-60 साल पुराना है। लेकिन इसमें अभी हाल ही में हुआ ये जरूर है कि इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक पैनल बनाया है जिसमें महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को रखा गया है, और वहाँ से जो उनके सीएम हैं कर्नाटक के बोम्मई और उनके एक मंत्री, इनको मिलकर एक पैनल बनाया गया कि भाई इस मामले को आप सॉर्ट आउट करें और सुलझाएं। और वैसे भी अमित शाह सभी राज्यों में सीमा विवाद सुलझाने में बड़ा दिलचस्पी रखते हैं। आपको याद होगा कि उधर असम का विवाद चल रहा है आसपास के कई राज्यों से, और छोटे मोटे राज्यों में भी नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी विवाद चलते रहते हैं। उन्हें सुलझाने के लिए अमित शाह समय समय पर वहाँ जाते भी रहते हैं। कल भी अमित शाह मेघालय में थे, आज भी प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम में वो मेघालय में थे। तो इन सब चीज़ों के बीच एक अच्छा प्रयास किया गया है कि इस मामले को सुलझाया जाए। इस मामले का भी ठीकरा फोड़ दिया गया कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस इस मुद्दे को सुलझा नहीं पा रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर फडणवीस का भी बयान आया और फडणवीस ने भी अपनी बातें कही। उन्होंने कहा कि वैसे ये नैनो मार्च था, और इस नैनो मार्च में आप समझ सकते हैं कि उद्धव ठाकरे का जो गुट है शिवसेना वाला, वो जो अपने आप को बहुत बड़े नेता समझते हैं, वो पूरे महाराष्ट्र से भी 2-4 हज़ार लोग नहीं बुला सके, बाकी कांग्रेस और एनसीपी के लोग थे। उन्होंने एक खास बात कही। उन्होंने ये कहा देवेंद्र फडणवीस ने कि आज कांग्रेस भी साथ है, शिवसेना का उद्धव भाऊ ठाकरे भी साथ है, और क्या नाम एनसीपी के शरद पवार भी साथ हैं। लेकिन उस समय ये लोग साथ नहीं आए थे जब राहुल गांधी वीर सावरकर पर उंगलियां उठा रहे थे। और आप सब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी वीर सावरकर और आरएसएस कितनी नफरत करते हैं इनसे। राहुल गांधी ने जब महाराष्ट्र पहुंचे थे खूब आलोचना की थी, और संजय राउत ने तो उस समय ये धमकी तक दे डाली थी कि साहब हम इस अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, वीर सावरकर की आइडियोलॉजी को हम फॉलो करते हैं, हम उनके साहस को मानते हैं, वो बहुत बड़े साहसी थे, तो हम इसको बिल्कुल भी हजम नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए एमबीए की जो रैली निकल रही है उसमें छत्रपति शिवाजी के नाम पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं यही पूछना चाहता हूँ, देवेंद्र फडणवीस का भी यही सवाल था, मेरा भी यही सवाल है कि आखिरकार सावरकर के मुद्दे पर इस तरह का मार्च क्यों नहीं निकाला गया। अरे चले साहब, आप कांग्रेस को साथ मत लेते, शरद पवार को ही साथ ले लेते, शरद पवार के साथ मिलकर ही मार्च निकाल लेते या खुद ही मार्च निकालते, अपना विरोध तो जताते। हकीकत बात यह है कि ये अपनी आइडियोलॉजी खो चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस ने भी ये बात कही कि जो लोग ये नहीं जानते कि अम्बेडकर साहब कहाँ पर पैदा हुए, जो लोग देश के साधु संतों का, सम्मानजनक लोगों का अपमान करते हैं, उनकी बात पर विश्वास मत कीजिए। और उनका कहना है कि अगर वास्तव में इस मार्च में, जिसे उन्होंने नैनो मार्च का दर्जा दिया, उन्होंने कहा कि अगर इसमें वास्तव में दम होता तो ये कई किलोमीटर लंबा होता, ये इतना छोटा सा मार्च नहीं होता। और देवेंद्र फडणवीस ने इस मार्च को पूरी तरह से विफल करार दिया है। खैर, यहाँ राजनीति गर्मा रही है। एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट ये हुआ कि पूर्व राज्यसभा सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आज रविवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की है, और इस बारे में राजभवन ने एक बयान भी जारी किया है। हालांकि इसमें यह कहा गया है कि भगत सिंह कोश्यारी और सुब्रमण्यम स्वामी की जो ये मुलाकात है महज एक शिष्टाचार मुलाकात थी। और इसमें मैं आपको बताऊं कि चूंकि एक दिन पहले ही ये हल्ला बोल मार्च निकाला है तीनों दलों ने, और उसके अगले दिन ये मिल रहे हैं उनसे, तो इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें मिलती जुलती नज़र आ रही हैं। विपक्ष का आरोप है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया जा रहा है और समाज सुधारक महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले का अपमान किया जा रहा है। ऐसे में कोश्यारी को हटाया जाना चाहिए। दूसरी ओर खास बात आपको बताता हूँ कि भगत सिंह कोश्यारी और सुब्रमण्यम स्वामी की जो मुलाकात आज हुई है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने सोलापुर जिले के पंढरपुर में एक कॉरिडोर विकसित करने की महाराष्ट्र सरकार की योजना का विरोध किया था, और सरकार ने काशी विश्वनाथ परियोजना की तर्ज पर विट्ठल और रुक्मणी मंदिर के आसपास कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा था, और परियोजना के खिलाफ कस्बे में कुछ धार्मिक और आवासीय ढांचे गिराने की जरूरत थी, जिसका कुछ वर्गों द्वारा विरोध किया जा रहा है। बता दूं कि आपको पंढरपुर मंदिर
सालाना भक्तों को आकर्षित करता है, जो सरकारी मशीनरी और पुलिस बल पर भारी दबाव डालता है। इसलिए सरकार वहाँ पर एक कॉरिडोर बनाना चाहती है, उसे व्यवस्थित करना चाहती है। तो कुछ लोगों का मामला ये भी कहना था कि शायद इसी वजह से ये सब कुछ सिनेरियो बनकर सामने आ रहा है कि सुब्रमण्यम स्वामी मुलाकात करने गए हैं भगत सिंह कोश्यारी से। लेकिन ये समझ इन दोनों चीज़ों का आपस में जुड़ाव अभी समझ में नहीं आया कि इन दोनों का कोइंसिडेंटली ये हुआ है कि एक दिन पहले मार्च निकला और अगले दिन सुब्रमण्यम स्वामी मिले। ये चीज़ है क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी की आजकल वैसे भी बीजेपी हाईकमान से खटपट चल रही है, तो कह नहीं सकते कि वो किस थॉट के साथ मिले। दूसरी ओर इस जो हल्ला बोल वाला हुआ, इसमें उद्धव ठाकरे ने भी कुछ बातें कही, उनकी भी जरूर बताऊंगा। उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र के गौरव से समझौता नहीं करेंगे। मतलब अगर टिप्पणी कर दी गई शिवाजी महाराज के बारे में तो महाराष्ट्र का गौरव चला गया। वीर सावरकर के बारे में, जिनकी आइडियोलॉजी को शिवसेना फॉलो करती थी और बाला साहब ठाकरे फॉलो किया करते थे, उनका अपमान हो रहा है तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने कहा कि यह बाला साहब ठाकरे की सच्ची शिवसेना है। जो 50 खोखे शिवसेना गुट के जो नेता उन्हें कह रहे हैं खोखे, खुद को बाला साहब ठाकरे के सच्चे शिव सैनिक कहते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए। और उन्होंने कहा कि संयुक्त महाराष्ट्र अभी तक हासिल नहीं हुआ है। कारवार, निपन्नी, बेलगाम संयुक्त महाराष्ट्र में नहीं है, जो कर्नाटक के हिस्से हैं, और जब तक हम उन्हें प्राप्त नहीं कर लेते हम चैन से नहीं बैठेंगे। अब इनसे कोई पूछे, आप भी तो चीफ मिनिस्टर रहे हैं लगभग 2 साल तक, 2-2.5 साल तक, आपने क्यों नहीं ये स्टेट कर्नाटक से ये हिस्से हासिल कर लिए थे? ये सब बेकार की बातें हैं। और अब मुझे लग रहा है कि एमवीए के जो नेता हैं उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। और एक तो उनके मन में ये घबराहट है कि सारे अंदर बंद कर दिए जाएंगे। संजय राउत अंदर गए थे, देखिए जब बाहर निकले थे तो उनके सुर कितने बदले हुए थे, बिल्कुल टोन नीचे चली गई थी, वरना वो तो किसी भी हिसाब से बोलते नहीं होते थे। लेकिन अब उनके इरादे बिल्कुल नेक नज़र आ रहे हैं और वो एक सभ्य पॉलिटिशियन की तरह बिहेव करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि अब ऐसी स्थिति बन चुकी है कि एमवीए को अपना वजूद बचाए रखने के लिए शिवाजी महाराज की छत्र छाया में जाना पड़ रहा है। एक मामूली सी बात जो किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कही गई थी, उसको लेकर बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, जबकि सावरकर का जो इतना बड़ा मुद्दा था, जिन पर एमवीए का घटक दल कांग्रेस लगातार हमला बोलता है, उसके बारे में उद्धव ठाकरे के मुंह से एक बात नहीं निकलती। तो उद्धव ठाकरे, मैं तो पहले भी कहता रहा हूँ कि ही इज़ टोटली कम्प्लीटली लॉस्ट पर्सन है। बीएमसी का चुनाव आने वाला है, शायद उसके लिए कुछ माहौल बनाना चाहते हैं मुंबई में मार्च वार्च निकाल कर। लेकिन मुझे लगता है कि राज ठाकरे भी अब तो तैयारी कर रहे हैं बीजेपी के और एकनाथ शिंदे के साथ मिलने की। तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर अब शिवसेना की, उद्धव ठाकरे वाले गुट की सत्ता जो है बीएमसी में भी चलने वाली है। आने वाले समय में ये साफ होने वाले हैं। और ये कहते हैं ना कि जब दिया बुझने वाला होता है तो उससे पहले एक भभकता है, तो ये कुछ उसी तरह की भभक है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 के में तो स्थिति वैसे ही स्पष्ट हो जाएगी। जब सीटों को लेकर इनमें तालमेल नहीं होगा, झगड़ा फसाद होगा, तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। और उद्धव ठाकरे को भी ये पता लग जाएगा कि बीजेपी के दम पर अपने 18 सांसद जिता लेना कितना आसान है, एमवीए के दम पर 8 सांसद, 1.5 सांसद भी जिताना कितना मुश्किल है। महाराष्ट्र की राजनीति पर हम पहले भी चर्चा करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अगले सप्ताह संडे स्पेशल में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।